ध्यान दीजिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति में अभी हम एक्सरसाइज 1 का पढ़ रहे हैं। अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो T67 होगा, और भारती वन का बुक है। इसका एक क्लास आपका हो चुका है, और उस क्लास में कैसे फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला को कैसे सेट करना है, उसको याद रखने का क्या तरीका है, सारी बातें आपको बताई गई थी। और उसके अलावा कुछ प्रश्न में उसमें कुछ प्रश्न भी आप लोगों को करवाया गया था, ठीक है, कि त्रिकोणमिति का प्रश्न कैसे बनता है। और होमवर्क के रूप में आपको 1 से 5 तक प्रश्न भी दिया गया था। उसी में आज जो प्रॉब्लम के रूप में है, चौथा नंबर प्रश्न और 5वां नंबर प्रश्न है। सबसे पहले हम चौथा और 5वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप देखिए चौथा नंबर प्रश्न। ये जो चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। एक त्रिभुज एबीसी है, जिसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हमें पता है कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो निश्चित रूप से ये वाला कोण ए होगा, ये वाला बी होगा, क्योंकि ये वाला कोण समकोण होता है, तो न्यून कोण यही दोनों हो जाएगा, ठीक है। जब आगे बढ़ाएंगे तो इसका नाम हम लिख देते हैं सी, और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे जो कोण है इस टाइप से दिखाने का मतलब ही होता है कि ये कोण 90 डिग्री का है। अब उसके बाद इसी में कह रहा है कि यदि साइन ए और साइन ए के बराबर में साइन बी है, साइन ए के बराबर में साइन बी है, ठीक है, साइन ए के बराबर में साइन बी है, तो कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि कोण ए के बराबर में कोण बी होगा। सबसे पहले आज आप ये समझ लीजिए कि ये जो साइन ए होता है और साइन बी होता है, साइन ए और साइन बी से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अभी ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये अभी किसको दर्शा रहा है, तो ये अभी दर्शा रहा है साइन बी को। अब आपके माइंड में ये बात आएगा कि कैसे ये साइन बी को दिखा रहा है। तो देखिए, जब भी अगर हम बात करेंगे तो नीचे कौन सा कोण है, बी है, यहाँ पे कौन सा कोण लिखा गया है, बी है, तो अभी ये कौन सा चित्र को दर्शा रहा है, साइन बी को दर्शा रहा है। लेकिन ये साइन ए को कब दर्शाएगा, तो जब ये साइन ए का बात हम करेंगे तो यहाँ पर कोण आ जाएगा ए, और यहाँ पे कोण आ जाएगा बी, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर यही बात हुआ कि जब साइन ए साइन बी में बदलेगा तो जो आधार है वो लंब हो जाएगा, और जो लंब है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होगा, जब भी अगर हम कोण को बदलते हैं, जब भी अगर हम कोण को चेंज करेंगे तो यहाँ पर बदलेगा क्या, लंब आधार में बदल जाएगा और आधार लंब में बदल जाएगा। समझने में कुछ परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में शीर्ष सी से, शीर्ष सी से भुजा AB पर लंब डाला, भुजा AB पर लंब, लंब का नाम भी लिख देते हैं CD डाला, ठीक है। ये जो शीर्ष C है, यहां से लंब आप डाल दीजिए इस पे, इसका नाम लिख देते हैं D। जब लंब डाला गया है बाबू, तो निश्चित रूप से यहाँ का भी ये कोण 90 डिग्री का, और यहाँ का भी ये कोण 90 डिग्री का होगा। बात समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं। आगे बढ़ाते हैं। जब लंब यहाँ पर डालेंगे तो अब यहाँ पे एक शर्त दिया गया है। शर्त क्या है कि साइन ए के बराबर में क्या है, साइन बी है, साइन ए के बराबर में साइन बी है, तो हम लिखेंगे साइन ए, है ना, साइन ए के बराबर में साइन बी है। अगर साइन ए का बात किया जाए तो साइन ए के बराबर में क्या आएगा, तो जरा आप देखिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अभी ये जो हमारा फिगर है, अभी ये जो हमारा फिगर है, ये किसके अकॉर्डिंग है, बी के अकॉर्डिंग है। चलिए जरा यहाँ देखिए, इस फिगर को हम ऐसे घुमा देते हैं, घुमा दें। जब इस फिगर को हम ऐसे घुमाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो फिगर है इस टाइप का बन गया, बना ना। जब इस टाइप का बना, इसको ऐसे घुमाने पर तो ये हो गया ए, यहाँ पे आ गया बी,
यहाँ पे आया डी और यहाँ पे आया सी। यहाँ पर ये 90 डिग्री और यहाँ पे ये 90 डिग्री। अब जरा आप देखिए इस फिगर में आपको क्या त्रिभुज मिल रहा है, 2 त्रिभुज है। कौन कौन सा? एक त्रिभुज है BCD और एक है ACD, और दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण है, दोनों समकोण है। अब चलिए साइन A में, साइन A के लिए कौन सा त्रिभुज हुआ? ये वाला हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ का कोण A है, ये वाला हुआ। तो इसमें लंब क्या है? इसमें लंब है CD। क्या है? CD है। तो लंब CD और कर्ण क्या है? तो इसका कर्ण है AC। क्या है? AC है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? लिखेंगे साइन A बराबर यहाँ पे हो जाएगा CD बट्टा AC, हो गया। और कॉमा साइन B बराबर, साइन B बराबर, जब आप साइन B में जाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखो, और आप इधर खसक जाइए। अब देखिए आपको जाना कहाँ है? साइन B में। तो B वाला फिगर कौन सा हुआ? जब यहाँ पे साइन B कह रहा है तो B का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में आना है। तो जब इस त्रिभुज में आएंगे तो फिर से आप देखिए लंब क्या है? तो लंब रह जाएगा CD ही। लंब क्या रह जाएगा? CD। लेकिन कर्ण बदल के क्या हो जाएगा? CB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CB या BC कुछ भी लिख सकते हैं, CB हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो साइन B के बराबर में हम क्या लिखेंगे? CD बट्टा CB लिख सकते हैं। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, या प्रश्न से लिखा। प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि साइन A के बराबर में क्या है? साइन B है। साइन A के बराबर में साइन B है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन A के बराबर में साइन B हमने लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए साइन A का मान क्या है? साइन A का मान है CD बट्टा में नीचे AC के बराबर में साइन B का नाम क्या है? CD और बट्टा में CB। अब आप इसमें देखिए ये जो CD है, लंब है, ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। और ये CD कभी भी बदल सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। जितना CD इसका होगा उतना ही CD इसका होगा। इसलिए हम यहाँ पे एगो मान ले लेते हैं बराबर में K। क्या ले लेते हैं? K का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, जो कि अचर पद होता है, और अचर पद कभी भी बदलता नहीं है। यहाँ पे CD नहीं बदलेगा। CD इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ लंब है दोनों त्रिभुज के लिए। आगे बढ़ाया जाए। जब हम यहाँ पे K हमने लिखा तो जरा आप देखिए ये जो K है इसके लिए भी है और ये K इसके लिए भी है ना? अब जरा आप इधर सोचिए कि अगर यहाँ पे CD बट्टा AC है और इसके बराबर में K है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो फिर CD का मान क्या आएगा? CD से 1 में गुना हुआ CD के बराबर में AC K आएगा। आएगा ना? समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना? आगे बढ़ा दिया जैसे, जब आगे बढ़ाएंगे तो हम लिखे CD के बराबर में AC K और कॉमा, फिर यहाँ पे फिर CD के बराबर में क्या हो जाएगा? CB K। किसी को पॉइंट समझने में कुछ तकलीफ है क्या? कंफ्यूजन है कहीं पे? क्लियर है सबका? आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे पुनः चलिए, एक तो आपका ये मान हो गया। थोड़ा सा इस मान को और हम चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं? तो मान लीजिए अगर आपको AC का मान निकालना हो तो आपके पास AC का मान क्या आएगा? तो AC का मान आ जाएगा CD और बट्टा में ये K गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और इधर CB का मान आ जाएगा CD और बट्टा में K। यही आएगा ना? एक ये भी वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CDA में, पुनः समकोण त्रिभुज CDA में। जब हम समकोण त्रिभुज CDA में जाएंगे तो हमें BC का मान निकालना है। CDA इसमें हमें मान किसका चाहिए? तो इसमें हमें मान निकालना है, हमने लिखा पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? CDA में। त्रिभुज CDA कौन सा? ये है ना? आप देख रहे हैं इस दोनों त्रिभुज में ये जो लंब है ये क्या है? उभयनिष्ठ है। इसलिए हम यहाँ पे लंब का फॉर्मूला लगाएंगे। लंब क्या है? CD है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDA में CD का स्क्वायर बराबर, यानी कि लंब का स्क्वायर के बराबर में क्या आता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण है AC। तो लिखेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर माइनस
आधार क्या है, एडी है, एडी का स्क्वायर हो गया। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हम माइनस AD का स्क्वायर, ये आपका हो गया समीकरण पहला। हम किस त्रिभुज में गए थे, CDA में, CDA में। अब लिखेंगे पुनः दूसर का समकोण त्रिभुज में, चलिए पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, दूसर का समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज CDB में। फिर से आप यहाँ पे लंब निकालिए, तो लंब क्या है, CD है उसमें, तो लिखेंगे CD का स्क्वायर बराबर, फिर से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, तो कर्ण है CB, तो लिखेंगे CB का स्क्वायर और माइनस आधार क्या है, BD है, तो BD का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से जरा आप देखिए, समीकरण 1 में भी CD का स्क्वायर है और 2 में भी क्या है, CD का स्क्वायर है। ये दोनों आपस में बराबर है, इसका वैल्यू ये है और ये भी दोनों आपस में बराबर है, इसका वैल्यू ये है और ये दोनों भी आपस में बराबर है। ये इसके बराबर में, ये इसके बराबर में, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर के बराबर में क्या आ जाएगा, CB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, CB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब हम इसे आगे अब बढ़ाएंगे तब हमें क्या मिलेगा। अब जरा आप देखिए, आपके पास यहाँ पे वैल्यू किस चीज का है, AC का वैल्यू आपने कहीं निकाला था क्या, बिल्कुल आपने AC का वैल्यू निकाला था। AC का वैल्यू क्या है, CD बट्टा K है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC के जगह पे CD बट्टा K का स्क्वायर और माइनस में AD का स्क्वायर के बराबर में। आपने एक और वैल्यू निकाला था किसका, CB का, तो CB के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, CD बट्टा K का स्क्वायर और माइनस में BD का स्क्वायर। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए जब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो अब हमें AD का जो मान है, AD का मान क्या मिलेगा, तो जरा आप देखिए यहाँ पे, ये CD बट्टा K का स्क्वायर और यहाँ पर भी CD बट्टा K का स्क्वायर है, दोनों बराबर के इधर है, तो ये दोनों क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, कट सकता है। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्यों कटेगा, तो जरा आप यहाँ देखिए, ये CD बट्टा K का स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, एगो माइनस में और दूसर का प्लस में, कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इधर ही कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस है, तो अगर दोनों तरफ हम माइनस से गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बच गया AD का स्क्वायर के बराबर में BD का स्क्वायर बचा, क्या बचा, AD के स्क्वायर के बराबर में BD का स्क्वायर। क्या हम इसे लिख सकते हैं AD के बराबर में BD, AD के बराबर में BD लिखेंगे। इससे पता क्या चला, यहाँ देखिए, इससे पता चल रहा है कि ये वाला भुजा इसके बराबर में है ना। अब आप चलिए कहाँ पे, 9th क्लास में, कहाँ पे आपको चलना है, 9th क्लास में। आपने 9th क्लास में पढ़े हुआ है, देखिए जो भुजा होता है, भुजा को कहा जाता है साइड, क्या कहा जाता है, साइड, और इसे हम दिखाते हैं S से, और उसके बाद कोण को कहते हैं हम एंगल, क्या कहते हैं, एंगल। इसको हम दिखाते हैं किस चीज से, S से। आप पढ़ चुके हैं कि जब दो गो त्रिभुज है, यहाँ पे बनाते हैं, जब दो गो त्रिभुज है और दो त्रिभुज की संगत भुजाएं ABCDEF, अगर दो गो त्रिभुज की दो गो संगत भुजा आपस में बराबर हो तो तीसरका भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहां से, तो भुजा है तो साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक है, अब जरा आप ये बताइए, जरा आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दो गो त्रिभुज है तो CD के बराबर में CD है, क्यों, क्योंकि ये जो CD भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है ना, तो ये बराबर हो गया दोनों त्रिभुज के लिए। उसके बाद आया है AD के बराबर में BD, यानी कि ये वाला भुजा इसके बराबर में, ये वाला भुजा इसी के बराबर में, तो ये भुजा इसके बराबर में होगा या नहीं होगा, होगा। अब जरा ये बताइए कि जब दो गो त्रिभुज का सभी
परस्पर भुजाएं आपस में, सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसका सभी कोण भी आपस में बराबर होगा या नहीं होगा। अब आप यहाँ देखिए, ये वाला 90 तो ये वाला भी 90 है, इसका मतलब हुआ कि हाई वाला इसके बराबर में और हाई वाला इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज, हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज के दो समांतर भुजाएं आपस में बराबर हो तो साइड की कसौटी से तीसरी भुजा भी आपस में क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर तीसरी भुजा बराबर है तो यहाँ पे कौन सा भुजा किसके बराबर में हो जाएगा, CD के बराबर में, CD के बराबर में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। AD के बराबर में BD हो जाएगा, AD के बराबर में BD हो जाएगा। और उसके बाद CB के बराबर में AC हो जाएगा, CB के बराबर में CA हो जाएगा ना। जब किसी त्रिभुज की परस्पर सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइड की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम का मतलब होता है कि देखने में भी एक जैसा और उसका माप भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कसौटी से त्रिभुज CDB या BDC, त्रिभुज BDC सर्वांगसम होगा त्रिभुज कौन सा, ADC। कौन सा, ADC। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, क्या हो, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसके परस्पर सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और परस्पर सभी कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम साबित हुआ तो ये वाला कोण इसके बराबर में, ये वाला कोण इसके बराबर में और ये वाला कोण इसके बराबर में लिखेंगे। इसीलिए कोण B के बराबर में कौन सा कोण हुआ, इसके बराबर में हाई कोण हो जाएगा, कोण A। और यही आपको क्या करना था, साबित भी करना था। लिखेंगे साबित हुआ। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, कहीं कुछ कंफ्यूजन है? एक बार और इस प्रश्न को आप देख लीजिए। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8, यदि 15 cot A बराबर 8 है, ठीक है, तो कह रहा है कि आप साबित कीजिए sin A बराबर 15/17। तो आपको साबित करना है sin A बराबर 15/17 और कॉमा sec A बराबर 17/8, sec A बराबर 17/8। ठीक है, कह रहा है कि अगर कहीं पे प्रश्न दिया जा रहा है कि 15 cot A बराबर 8 है, क्या है, 15 cot A बराबर 8 है, तो आप बताइए कि sin A का मान 15/17 आएगा और sec A का मान क्या आएगा, 17/8 आएगा। समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे, जरा देखिए। बनाना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल ये प्रश्न है। हम आगे बढ़ाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे चूंकि 15 cot A बराबर क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot A बराबर 8 बटा क्या चीज, 15। क्यों, क्योंकि ये जो 15 है cot के साथ गुणा में इधर आया तो भाग में है। cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। बना, प्रत्येक में कोण क्या दे रहा है, A दे रहा है, यानी कि यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ये वाला कोण हमारा समकोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप देखिए यहाँ पे आधार का मान क्या है, 8 है,
लंब का मान क्या है 15 है, आधार है लंब है, पता क्या नहीं है, कर्ण पता नहीं है। अब हम यहाँ लिखेंगे कर्ण AC बराबर, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर होता है ना, लंब का स्क्वायर, तो लंब यहाँ पे क्या है BC है, तो BC का स्क्वायर और प्लस में आधार यानी कि AB का स्क्वायर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, आगे बढ़ाया जाए। अब जरा आप देखिए BC का वैल्यू आपके पास क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर और प्लस AB का वैल्यू क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर, आगे बढ़ा तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। जब आगे बढ़ाएंगे इसे हम, तब जरा आप देखिए 5 4 9 6 2 8 और 2, 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो 17 होता है। क्या होता है 17। ये जो 17 निकला है किसका वैल्यू निकला है AC का, या 17 हुआ। अब आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि साइन A के बराबर में 15/17 होना चाहिए। अब हम यहाँ लिखेंगे साइन A के बराबर में, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। अब चलिए आप आगे बढ़ाइए, इस फिगर में लंब क्या है CB है, CB है, और कर्ण क्या है AC है, AC है। CB का वैल्यू देखिए क्या है 15 है, और AC का वैल्यू देखिए 17 है। जरा बताइए आपको क्या लाना था 15/17 ही ना, आया क्या है 15/17 आया या नहीं आया। अब चलिए सेक A, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। चलिए अब आप देखिए कर्ण का नाम क्या है, कर्ण का नाम है AC, और आधार का नाम क्या है, आधार का नाम है AB, AB या B है। आगे बढ़ाएंगे AC का वैल्यू 17 और बटा आधार AB का वैल्यू क्या है 8 है। जरा आप बताइए तो सेक का वैल्यू क्या लाना था 17/8, आया या नहीं आया। हम यहाँ पे लिख दे, अब कौन चीज साबित हुआ। समझने में कुछ परेशानी है क्या, नहीं ना। अब जरा आप देखिए बाबू, सेम यही चीज 6 नंबर में है, साइन A बराबर, यहाँ तो आपको बट्टा में भी लाना पड़ा है, लेकिन अगला प्रश्न में बट्टा में दिया ही हुआ है ना, है या नहीं है। देखिए आप अगला प्रश्न में कह रहा है कि साइन A बराबर 3/5, साइन 3/4 है, चलिए जो भी हो, साइन A बराबर 3/4 है। जब साइन A दे रहा है तो फिगर इस टाइप का बनेगा, यहाँ पर A, यहाँ पे C और यहाँ पे B आएगा, ठीक है। साइन A बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि यहाँ पे लंब 3 और कर्ण 4 है, तो आपको निकालना क्या है आधार निकाल लेना है, आधार निकाल लेंगे। उसके बाद जो शर्त दिया है सेक A बराबर, प्रूफ करना है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर A के बराबर में 1 + tan स्क्वायर A बटा कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, ये साबित करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक को लेंगे LHS और दूसरे को RHS, यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर में सेक स्क्वायर A। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का होता है कर्ण बटा आधार, स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे, कर्ण का मान डालेंगे, आधार का डालेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर बाद में लिखेंगे RHS, क्या लिखेंगे RHS, RHS के बराबर में आएगा 1 + tan स्क्वायर है, tan का फॉर्मूला डालेंगे, लंब आधार कर्ण का मान वहां पे पुट करेंगे, बट्टा में नीचे कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक का फॉर्मूला डालेंगे, उसका वैल्यू उसमें डालेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू डालेंगे, और बट्टा पर का जोड़ घटाव जो होगा कर देंगे, दोनों का वैल्यू समान आएगा। सॉल्व हो पाएगा या सॉल्व करके दिखा दे एक, हाँ हो जाएगा। सेम यही प्रश्न आपको दिया जा रहा है 7 नंबर में भी, सेम यही प्रश्न आपको दिया जा रहा है 8 नंबर में भी। 8 तक क्लियर हो पाएगा क्या, 8 तक क्लियर हो पाएगा, हो पाएगा। यहाँ कहीं कुछ कंफ्यूजन है, देखिए अभी कुछ टाइम बचा हुआ है 2-4-5 मिनट का, देख लीजिए। सेम वही चीज तो है बुआ। देखो 8 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, क्या है कौन सी समकोण है, यानी कि यहाँ पे कौन सी ले लेना है, हो गया समकोण। कह रहा है कि कॉट B बराबर, B कह रहा है तो ये वाला कौन हुआ B, और ये हुआ A,
हुआ। कह रहा है कि कॉट बी बराबर 1/√3, 1/√3। अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉट बी बराबर 1/√3 क्या है, कॉट ए बराबर 1/√3, कॉट बी सॉरी, हाँ सॉरी, अब यहाँ पे दे रहा है कॉट बी बराबर क्या है, 1/√3 है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होता है। यानी कि इससे पता क्या चला कि आधार का वैल्यू है 1 और लंब का वैल्यू क्या है, √3 है। अब हमें यहाँ निकालना क्या होगा, तो अब हमें यहाँ निकालना होगा कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो लिखेंगे ए बी बराबर √AC का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो AC का स्क्वायर क्या है, √3 आएगा, का स्क्वायर लगाएंगे प्लस BC का वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पे आया 4 और 4 का वर्गमूल है 2, लिख दिया हमने। अब आपको वैल्यू किस चीज का यहाँ पे निकालना है, तो कह रहा है कि आपको साबित करना है कि cos A, क्या साबित करना है, cos A इंटू cos B के बराबर में साबित करना है sin A इंटू sin B। जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, जस्ट अभी मैंने आपको क्या चीज बताया है कि जब भी A और B में परिवर्तन होगा तो आधार लंब और लंब हो जाएगा आधार। कैसे हो जाता है, तो कोई बच्चा थोड़ा सा हमको एगो पेज दीजिए, तो बीच वाला निकालो ना, बीच वाला नहीं है, है किसी में बीच वाला, अरे ना तो मिल गया। चलिए देखिए, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है ना, ये जो पेपर है ये किस आकृति का है, समकोण त्रिभुज का। चलिए हम इसके कोण का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ कर्ण, ठीक है, ये हमारा आधार, ठीक है, और ये हमारा लंब है। अभी हम इस चित्र के अनुसार चल रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया B, यहाँ पे हमने लिया A और यहाँ पे हमने लिया C, ठीक है। अभी आप देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, आपको प्रूफ करना है कि cos A इंटू cos B के बराबर में sin A इंटू sin B। ये हमारा है LHS और ये हमारा RHS। हम यहाँ पे लिखेंगे LHS के बराबर में cos A इंटू cos B। cos A का फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और आधार बट्टा कर्ण, और यहाँ पर गुना में भी है आधार बट्टा कर्ण, हमने लिखा। अभी आप देख रहे हैं आपको लेना है cos A लेना है। जरा आप यहाँ पे देखिए, ये जो कर्ण का वैल्यू निकला हुआ है ये है 2, लंब का वैल्यू √3 और आधार का वैल्यू क्या है 1 है। अभी आपके सामने ये जो फिगर है ये किस कोण के अकॉर्डिंग है, B के अकॉर्डिंग है। ये A के अकॉर्डिंग कब हो जाएगा, जब A आ जाए नीचे, ये नीचे आ गया, अब ये A के अकॉर्डिंग हो गया। जरा अब आप देखिए आधार का वैल्यू क्या हो गया, ये नीचे वाला आधार हुआ तो आधार का वैल्यू हो गया √3 बट्टा में कर्ण तिरछा वाला क्या है 2 है और गुणे। अब चलिए cos B के लिए हमें फिगर को ऐसे घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ा ना। अब देखिए अब आपका आधार नीचे वाला क्या हो गया 1, क्या हुआ 1 और बट्टा में कर्ण क्या है 2 है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं,
जरा आप देखिए बाबू, यहाँ पे जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो √3 से 1 में गुना हुआ तो √3 और बट्टा में 2 दूनी 4 हुआ। चलिए अब इधर हम लिखते हैं क्या, इधर हम लिखते हैं RHS बराबर, RHS के बराबर में क्या है, साइन A इंटू साइन B। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और फिर से गुना में लंब बटा कर्ण। आपको चलना किसके अकॉर्डिंग है, साइन A के अकॉर्डिंग। अभी हमने ये जो फिगर को यहाँ पे रखा ये किसके अकॉर्डिंग है, B के अकॉर्डिंग। A के अकॉर्डिंग के लिए हमें ऐसे घुमाना होगा, घुमाना हुआ ना। हमें चाहिए क्या, लंब, तो आपको पता है कि लंब हाई वाला भाग होता है, लंब का वैल्यू कितना है 1 है, और बट्टा में कर्ण कौन सा होता है, तिरछा वाला 2, और गुणे लंब। अब किसके अकॉर्डिंग चलना है, B के अकॉर्डिंग। तो फिगर को हम ऐसे घुमाएंगे, अब आपका लंब ये बन गया, बना, इसका वैल्यू क्या है √3, और बट्टा में कर्ण का वैल्यू क्या है, कर्ण का वैल्यू है 2, है ना। अब इससे आपको पता क्या चलता है, जरा यहाँ पे देखिए, A करे या B, कर्ण हमेशा सेम रह गया। चेंज क्या हुआ है, पहले लंब 1 था, अब लंब क्या हो गया √3। एक √3 में और √3 1 में चेंज होता है, यानी कि जब कोण चेंज होगा तो कभी भी कर्ण चेंज नहीं होगा, लंब आधार में बदल जाएगा और आधार लंब में बदल जाएगा। कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ाएंगे √3 से 1 में गुना हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे √3 और बट्टा में 2 दूनी 4। जरा आप बताइए बाबू, ये जो दोनों वैल्यू है आपको सेम दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है, सेम है। जब दोनों सेम है तो क्या हम लिख सकते हैं LHS के बराबर में साबित हुआ। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, अब जितने भी बच्चे हैं नेक्स्ट डे आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लियर रहेगा या कहीं कुछ कंफ्यूजन भी होगा, नहीं ना। जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे मान डाला है, ऐसे इससे पहले जो भी प्रश्न है जहाँ tan कह रहा है, cos कह रहा है, sec कह रहा है, cot कह रहा है, ऐसे उसका फार्मूला डालकर जो भी वैल्यू आएगा उसको पुट करना है और निकाल लेना है, ठीक है। समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना, बढ़ाया जाए आगे। आगे तो अब कुछ बढ़ाना है नहीं आज के क्लास में, आगे अब यही बढ़ाना है कि आप नेक्स्ट डे अपना ये पूरा ये जो आपको एक्सरसाइज 1 का ए पढ़ाया गया है आप इसको क्लियर करके लाएंगे, ताकि नेक्स्ट डे आपका एक्सरसाइज 1 का भी स्टार्ट कर दिया जाए। और विदाउट प्रॉब्लम सारी चीज़ों को आपको क्लियर करते चलना है। वजह क्या है, वजह आप समझिए, इस क्लास का जो हिंट्स था, जो भी इसका फैक्टर्स था, सारा आपको बैक क्लास में बताया गया है। ये चैप्टर आपको कितने नंबर के लिए पढ़ना है, 40 नंबर के लिए। जरा आप सोचिए, जरा आप सोचिए, ये छोटा सा बेसिक नॉलेज आपके पास है। बैक क्लास में आपको बताया गया था कि आपको फार्मूला रटना नहीं है, कैसे सेट करना है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपने घर पे आप अपना होमवर्क करने बैठते हैं तो फार्मूला के लिए कॉपी मत पलटाइए, आप अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए कैसे लाल कक्का को, और उस हिसाब से आप फार्मूला सेट करना स्टार्ट कीजिए। आप विश्वास कीजिए 2 3 4 प्रश्न आप बनाएंगे तो सारा फार्मूला आपके माइंड में आ जाएगा। बात समझ में आया, कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो फार्मूला के लिए आपको कॉपी नहीं पलटना है, आपको अपने माइंड में फार्मूला को सेट कर लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर हम बनाने जा रहे, हो सकता है कि कोऑर्डिनेट का एग्जाम में कोऑर्डिनेट का रेशियो वाला फार्मूला कहीं गलत हो गया, याद ही नहीं आ रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है या ट्रायंगल दे रहा है, अगर वहां से कुछ फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो उससे इजी तो ये जरूर है ना, हम यहाँ से प्रश्न को उठाकर तो बना सकते हैं ना, ठीक है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं। आप नेक्स्ट डे पूरा क्लियर करके लाएंगे इस एक्सरसाइज को विदाउट प्रॉब्लम, ताकि नेक्स्ट डे आपको आगे पढ़ाया जाए, ठीक है।